Hello students, here is your Krishna ma'am and today we will talk about your chapter Democracy and Equality. We all know that on 15th August 1947, India became an independent country and ended the foreign domination of nearly 200 years. ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लगभग 200 साल तक इस देश को गुलाम बनाकर रखा और काफ़ी लंबे स्ट्रगल के बाद हमारा देश आखिरकार 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ. देयर वॉज एन अर्जेंट नीड टू फ्रेम आवर कॉन्स्टिट्यूशन और इसीलिए हमें एक संविधान बनाने की ज़रूरत थी बाय विच वी कैन रन आवर एडमिनिस्ट्रेशन. हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स थे उन्होंने ये काम 1946 से ही शुरू कर दिया था और फाइनली 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ. लेकिन हमारे संविधान को इन्फोर्स किया गया, लागू किया गया 26 जनवरी 1950 के दिन, यानी 2 महीने डिले करके. और ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि इतिहास में 26 जनवरी का जो दिन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण था. कांग्रेस सेशन 1929 लाहौर में हुआ था और उस सेशन में कांग्रेस ने कंप्लीट इंडिपेंडेंस की डिमांड रखी और ये भी डिसीजन लिया कि अब जो 26 जनवरी 1930 का दिन आएगा उसको पूरा देश इंडिपेंडेंस डे के रूप में सेलिब्रेट करेगा. और तब से लेकर देश के आज़ाद होने तक 26 जनवरी का दिन इंडिपेंडेंस डे के रूप में मनाया गया. तो 26 जनवरी के इस महत्व को बनाए रखने के लिए हमारे देश का संविधान 2 महीने के लिए डिले करके 26 जनवरी 1950 के दिन लागू किया गया एंड इंडिया बिकेम अ रिपब्लिक. Now the question arises that what is constitution? A constitution is a set of regulations that a set of people have made and agreed upon. And it is often a written document. संविधान क्या होता है? एक लिखित दस्तावेज होता है कानूनों का जिसके अनुसार देश का शासन चलाया जाता है. और संविधान में गवर्नमेंट कैसे रन करेगी, किस तरह से ऑर्गेनाइज होगी, कैसे जो लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट है, उनकी क्या सीमाएं होंगी, ये सब कुछ संविधान में लिखित रूप में होता है. लोगों के फंडामेंटल राइट्स भी संविधान में लिखित रूप में होता है. तो देश का जो शासन है, एडमिनिस्ट्रेशन है, वो रन करता है अकॉर्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन. नेक्स्ट, आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ मैनी प्रोविजंस विच मेक ऑल पीपल इक्वल. जब देश हमारा आज़ाद हुआ उस समय हमारे देश में बहुत सारी समस्याएं थी, बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा गरीब थे और उन सभी लोगों को इक्वल लाने के लिए कुछ प्रोविज़न करने की ज़रूरत थी. मेनली शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स, जिनको ब्रिटिश गवर्नमेंट के दौरान भी और उससे पहले भी ब्राह्मणों के डोमिनेशन के टाइम भी उनको हमेशा रिसोर्सेज से डिनाई किया गया था. संसाधनों पर उनका कोई हक नहीं था. मेन स्ट्रीम से हमेशा उनको बाहर रखा गया था. इस वजह से वो बहुत ज़्यादा गरीब थे. तो हमारा जो संविधान है वो सभी लोगों को इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, इन ऑल फील्ड्स प्रोवाइड इक्वालिटी, यानी संविधान सबको बराबर मानता है, समान मानता है. सब तरह का जो डिस्क्रिमिनेशन है उसको ख़त्म करता है. There are many features here of our constitution. So first of all, universal adult franchise. हमारा जो संविधान है वो सभी लोगों को सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार प्रदान करता है. It means right to vote to everyone who is above 18 years without any discrimination of caste, color, religion, language, etc. यानी कि राजनीतिक तौर पर ये जो राइट है ये सबको समानता प्रदान करता है. हमारे देश का हर एक नागरिक जिसकी उम्र 18 या इससे अधिक है उन सभी को वोट डालने का अधिकार है और कोई भी चुनाव लड़ सकता है. हमारे यहाँ लोग वोट डालकर अपनी गवर्नमेंट बनाते हैं, रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करते हैं और जो पार्टी मेजॉरिटी प्राप्त करती है वो सरकार बनाती है. Next comes multi-party system. In our country, there is multi-party system. There are 3 type of party system.
First one is single party system, in which a single party fight the election and make the government. यानी कुछ देश ऐसे हैं जहाँ सिर्फ एक ही पार्टी को मान्यता मिलती है और वो ही पार्टी इलेक्शन लड़ती है और सरकार बनाती है, और वहाँ लोगों के पास कोई भी विकल्प नहीं होता है. फॉर एग्जाम्पल चाइना. एंड नेक्स्ट इज डबल पार्टी सिस्टम. कुछ कंट्रीज ऐसे होते हैं जहाँ पर दो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं और वो इलेक्शन फाइट करती हैं, और जो मेजॉरिटी प्राप्त करती हैं वो अपनी सरकार बनाती है. एंड थर्ड वन इज मल्टी पार्टी सिस्टम, यानी जहाँ पर बहुत सारी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो इलेक्शन फाइट करती हैं, और जो पॉलिटिकल पार्टी मेजॉरिटी प्राप्त करती, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी यानी आधे से एक अधिक इतनी सीट्स प्राप्त करती हैं, वो अपनी सरकार बनाती हैं. इन अवर कंट्री वी हैव द मल्टी पार्टी सिस्टम. आफ्टर 1990 हमारे देश में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं मिली है, अभी 2014 और 19 को छोड़कर. तो ऐसे में क्या होता है कि जो सबसे बड़ी पार्टी होती है, मीन्स जिसने सबसे ज़्यादा सीटें प्राप्त की, उस पार्टी को सबसे पहले चांस मिलता है कि वो अपनी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी प्रूव करे. इसके लिए वो पार्टी क्या करेगी कि कुछ जो छोटी पार्टी है उनको अपने साथ लेकर आएगी, और उनको मिलाकर अगर वो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी प्रूव कर देती है तो वो अपनी गवर्नमेंट बना लेती है. और इस तरह की जो गवर्नमेंट बनती है उसको हम क्या कहेंगे, कोलिशन गवर्नमेंट. गठबंधन की सरकार, मिलीजुली सरकार. अभी सेंटर में हम देखेंगे कि गठबंधन की सरकारें ही चलती हैं और सभी ने अपना परमानेंट कोलिशन बनाया हुआ है, जैसे कि बीजेपी का है एनडीए के नाम से, कांग्रेस का है यूपीए के नाम से. कुछ पार्टीज मिलकर इस तरह से अपना कोलिशन बना लेती हैं. कुछ कई बार क्या होता है कि आफ्टर इलेक्शन भी पार्टी जो है वो अपना कोलिशन बनाती है. नेक्स्ट फंडामेंटल राइट्स. फंडामेंटल राइट्स क्या है? दीज राइट्स आर कंसिडर्ड द नेचुरल राइट्स एंड दीज आर कैन नॉट डिनाइड either the government of country or the people or any institution. यानी कि फंडामेंटल राइट्स को अपरिहार्य माना गया है, इनको कोई डिनाई नहीं कर सकता है, ना सरकार इन्हें छीन सकती है, ना कोई व्यक्ति या कोई भी संस्था. और वी ऑल हैव 6 फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइडेड बाय आवर कॉन्स्टिट्यूशन. And in your syllabus there is first fundamental right, and it is right to equality, यानी समानता का अधिकार. Here are 4 provisions of this right. First is all citizens are equal before the law. कानून के समक्ष सभी व्यक्ति बराबर हैं. मीन्स कानून किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करता है. अगर कोई साधारण व्यक्ति या देश का प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट कोई सेम ही कोई क्राइम करता है तो दोनों को इक्वल ही पनिशमेंट मिलेगी. ये नहीं कि भाई बड़ी पोस्ट पे है कोई, प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, तो उसकी सज़ा को माफ़ कर दिया जाएगा. नेक्स्ट, डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियन, कास्ट, जेंडर और प्लेस ऑफ बर्थ इज प्रोहिबिटेड. मीन्स इन किसी भी आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा. किसी की कोई भी जाति हो, किसी भी धर्म से बिलोंग करता हो, कहीं भी उसका जन्म हुआ हो देश में, तो ये चीज़ें इनके बेसिस पर कहीं उसके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा. मीन्स संविधान सबको बराबर मानता है. थर्ड इज एवरीवन इज एंटाइटल्ड टू इक्वल अपॉर्चुनिटीज इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ. और क्योंकि हमने अभी चैप्टर के शुरुआत में भी कहा कि शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो ये जातियां थी, इनको शुरुआत से ही मेन स्ट्रीम से बाहर रखा गया था, लेकिन हमारे संविधान ने इन सबको इक्वल बना दिया, राइट टू इक्वलिटी देकर. और अब किसी भी बेसिस पर इनके साथ कोई भेदभाव नहीं होगा और इनको हर जगह इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेंगी. एंड द नेक्स्ट इज द लॉ गिव्स इक्वल प्रोटेक्शन टू ऑल. कानून सभी को बराबर ही प्रोटेक्शन देता है, कानून की नज़रों में सभी बराबर है. Now next is here are 2 examples. One is Shekho and the other is Paro.
इसमें है कि देश को आज़ाद हुए इतने साल हो गए और बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स भी हमें संविधान से मिले हैं जो सबको इक्वल मानता है, लेकिन फिर भी बहुत से लोग ऐसे हैं आज भी जो सबके बराबर नहीं आ पाए हैं, जो आज भी बहुत ज़्यादा गरीब हैं, जो अपने बच्चों को स्कूल तक नहीं भेज पाते हैं। तो ऐसे ही 2 एग्जाम्पल है। सेखो एक बच्चा है जो रद्दी उठाकर उनको बेचकर अपने घर के परिवार के गुजारे में मदद करता है। दूसरा पारो का है कि वो जो सिग्नल्स होते हैं, जब रेड लाइट जहाँ आती है, गाड़ियाँ रुकती है, वहाँ दौड़ दौड़ कर फूल बेचती है और थोड़ा बहुत जो भी कमाती है उससे परिवार के गुजारे में हेल्प करती है। ये बच्चे भी स्कूल जाना चाहते हैं लेकिन ये स्कूल नहीं जा पाते हैं क्योंकि इकोनॉमिक कंडीशन इनकी काफ़ी बैड है। तो इसके लिए हमारी गवर्नमेंट ने कई प्रोग्राम्स ऐसे लॉन्च किए हैं जिनसे इन लोगों की हेल्प हो सके, गरीब से गरीब व्यक्ति भी अपने बच्चों को पढ़ा सके और उनका जो एक लाइवलीहुड है वो सही तरीके से एक आजीविका के साधन उन्हें मिल सके, उनका जीवन भी सुचारू रूप से चल सके। एंड इन दिस फर्स्ट वन इज द रिजर्वेशन पॉलिसी। रिजर्वेशन पॉलिसी हमारे संविधान ने ही दी है, संविधान में ही ये रिजर्वेशन पॉलिसी उस समय डाली गई थी और उस समय ये 10 साल के लिए रिजर्वेशन पॉलिसी दी गई थी क्योंकि ये लगता था कि 10 साल में जो ये डिप्रेस्ड जो हमारे कास्ट हैं, काफ़ी पिछड़ी हुई जो जातियां हैं, शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स, 10 साल में ये सबके बराबर आ जाएंगी और उसके बाद इसको हटा दिया जाएगा। लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं। रिजर्वेशन पॉलिसी क्या है? रिजर्वेशन पॉलिसी में some seats are reserved for the scheduled caste and scheduled tribes in school, colleges, other institution, public institution and in political field also. तो जहाँ इनके लिए जो सीटें रिजर्व होती हैं नौकरियों में या स्कूल कॉलेजेस में या पॉलिटिकल फील्ड में, तो उन सीट्स पे यही लोग आ सकते हैं। नेक्स्ट इज द some programs launched by the government for the depressed people, for the scheduled caste and scheduled tribes, and these are loans, self-employment schemes, low budget housing on installment, free legal advice, widow pension etc. जिससे इन लोगों की मदद हो सके, जिससे ये लोग भी अपनी आजीविका सही तरीके से चला सके। तो ये कुछ प्रोग्राम सरकार के द्वारा लॉन्च किए हैं। मेनली गरीब लोगों के बच्चों के पढ़ाई के लिए भी सरकार ने इनके लिए फ्री एजुकेशन की है और फ्री एजुकेशन होने के बाद भी बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजते थे। इसके लिए भी सरकार ने उनके लिए मिड डे मील की भी व्यवस्था की है ताकि कम से कम मिड डे मील के बहाने से वो बच्चे स्कूल आएँ, स्कूल में रुकें और अपनी एजुकेशन ले सकें। So with this this chapter has completed and now let we meet for the other chapter. So goodbye beta.